नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ज्योग्राफी के जो सवाल पूछे गए थे 2021 यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में। इसमें हम लोग रेफर कर रहे हैं सेट नंबर ए को और इसमें आंसर की के साथ साथ ब्रीफ सी एनालिसिस भी थोड़ी सी करने वाला हूं। दोस्तों बताना चाहूँगा कि ज्योग्राफी का पेपर मेरे हिसाब से इस बार थोड़ा सा टफ की तरफ ही आया था, यानी कि इस बार जो हमने क्वेश्चंस को देखा ज्योग्राफी में दे वर नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। और सिर्फ आप अगर सिर्फ ये कहें कि कॉमन सेंस से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे तो ऐसा नहीं था। आपकी जो जानकारी है, आपकी जो नॉलेज है वो काफ़ी इन डेप्थ होनी चाहिए, तब जाकर आप इन सवालों का जवाब दे पाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि क्वेश्चंस करंट अफेयर से पूछे गए हों, स्टैटिक क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए हैं एंड दे आर कवरिंग दी लॉट ऑफ सिलेबस जो कि हमने जिसका अनुमान नहीं लगाया था। तो मेरे अकॉर्डिंग ज्योग्राफी का जो इस बार का पेपर है मैं इसको टफ की तरफ कहूँगा। कुछ क्वेश्चन थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं तो मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं, बहुत टफ भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन ओवरऑल जी हाँ थोड़ा सा मुश्किल की तरफ ही ये वाला पेपर मैं इसको मानूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा अगर मुझसे जुड़ना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है, उसके माध्यम से मुझसे संपर्क में भी आ सकते हैं। कहीं और मुझसे जुड़ना है तो ये वाला मेरा हैंडल है, राइट। सबसे पहला सवाल आपके सामने है कि हाउ इज द पर्माकल्चर फार्मिंग डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग। दोस्तों ये वाला जो सवाल है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें मेरे को पर्सनली थोड़े डाउट्स हैं, मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ। देखिए स्टेटमेंट्स आपके साथ सारे हम पढ़ने वाले हैं। पर्माकल्चर फार्मिंग डिस्करेजेस मोनोकल्चरल प्रैक्टिसेस बट इन कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग मोनोकल्चरल प्रैक्टिसेस आर प्रीडोमिनेंट। बिल्कुल सही बात है। कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग में क्या होता है, जो आजकल हम देखते हैं, जैसे कि आपने फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया, इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया, इसको कहा जाता है केमिकल फार्मिंग, यानी कि आपने कई सारे केमिकल्स का इस्तेमाल किया और इसमें आपको अधिकतर रूप में मोनोकल्चर देखने को मिल जाता है। लेकिन पर्माकल्चर में दोस्तों आपको किसी प्रकार का मोनोकल्चर देखने को नहीं मिलता है। पर्माकल्चर बेसिकली ये कहता है कि हमें तरह तरह की जो चीज़ें हैं उसको उगाना चाहिए सॉइल के अंदर, हमें नेचर के साथ चलना चाहिए, नेचर के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1 यहाँ पे डेफिनेटली ट्रू है, इस चीज़ को लेकर हम लोग सहमत हैं। अगर 1 ट्रू है तो या तो ऑप्शन नंबर ए होगा या फिर ऑप्शन नंबर बी होगा। ये हट गया, ये हट गया, ठीक है। अब देखिए ए और बी में, ए में 1 के साथ 3 है और बी में 2 और 4 है, यानी कि अगर तीनों में से आपको कोई एक भी मालूम पड़ जाए कि सही या गलत है, आप अपने जवाब तक पहुंच जाएंगे। अगर आप स्टेटमेंट नंबर 2 को देखेंगे, कन्वेंशनल फार्मिंग केमिकल फार्मिंग कैन कॉज इंक्रीज इन सॉइल सैलिनिटी बट द अकरेंस ऑफ सच फिनोमिना इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन द पर्माकल्चर फार्मिंग। ये स्टेटमेंट मेरे हिसाब से एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, क्योंकि यहां पर लिखा गया है नॉट ऑब्जर्व्ड। ऐसा कहना बिल्कुल सटीक ढंग से कि यहां पर आपको बिल्कुल भी सॉइल सैलिनिटी देखने को नहीं मिलेगी, ये थोड़ा सा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इसीलिए थोड़ा सा इसमें बच्चे को डाउट हो सकती है। अगर हमें बेस्ट आंसर की तरफ जाना होगा तो हमें एक और स्टेटमेंट यहां पे चूज करना होगा। स्टेटमेंट नंबर 4 को देखिए, प्रैक्टिस ऑफ मल्चिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पर्माकल्चर फार्मिंग बट नॉट नेसेसरली सो इन कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग। बिल्कुल सही बात है, मल्चिंग की जो प्रैक्टिस है ये पर्माकल्चर में काफी कॉमनली देखने को मिल जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका डेफिनेटली ट्रू है। 4 ट्रू है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब बन जाता है। अब अगर फिर भी अगर आपको अपनी संतुष्टि के लिए ऑप्शन नंबर 3 को देखना है तो देख लीजिए, कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग इज इजीली पॉसिबल इन द सेमी एरिड रीजन्स बट पर्माकल्चर फार्मिंग इज नॉट सो इजीली पॉसिबल इन सच रीजन्स। दोस्तों ये वाली जो चीज है ये डेफिनेटली गलत है। क्यों? क्योंकि पर्माकल्चर जो फार्मिंग है ये असल में ऐसे ही इलाकों में से उठकर तो लाई गई थी। Our techniques of farming were brought there, whether it was the Sonoran Desert of the southwestern parts of the states or Australia, where permaculture originates from। यानी कि इन्हीं इलाकों में से ये पर्माकल्चर को उठा करके लाया गया था। कहने का मतलब पर्माकल्चर फार्मिंग यहाँ के इलाकों में करना काफ़ी आसान होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 डेफिनेटली फॉल्स है। इसका मतलब फॉर श्योर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी 1, 2 एंड 4 आता है। तो इसमें थोड़ा सा ट्रिकी जो पार्ट बन गया था वो ऑप्शन नंबर 2 का बन गया था, बिकॉज एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट होने के बावजूद भी ये सही बन जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पाम ऑयल, इस साल पाम ऑयल काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में था। आपको मालूम होगा हमने नेशनल एडिबल ऑयल पाम मिशन को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें काफ़ी बड़ी अमाउंट सरकार के द्वारा एलोकेट करी गई थी। द पाम ऑयल ट्री इज नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया। काफ़ी बच्चों को गलत फहमी है, क्योंकि आज की डेट में जो आपका साउथ ईस्ट एशिया है वो पाम ऑयल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। इंडिया भी अपना सबसे ज़्यादा जो पाम ऑयल है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज सच एज इंडोनेशिया, इन्हीं कंट्री से मंगवाया जाता है। लेकिन दोस्तों जो पाम ऑयल है ये बेसिकली नेटिव है वेस्ट अफ्रीका का,
वहां से इंपोर्ट किया गया था साउथ ईस्ट एशिया में फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिटियरिंग बाय द ब्रिटिश, फ्रेंच एंड द डच, यानी कि ये जो कॉलोनियल पावर्स थी इनके द्वारा वहां से इंपोर्ट किया गया था, लाया गया था टू साउथ ईस्ट एशिया। तो ये नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया नहीं होगा, ये बेसिकली नेटिव टू वेस्ट अफ्रीका है। तो वन डेफिनेटली गलत है। पाम ऑयल इज अ रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग लिपस्टिक एंड परफ्यूम्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको कई सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपके जो लिपस्टिक वगैरह हो गए, क्योंकि ये बेसिकली क्या करते हैं कि कलर को काफ़ी लंबे टाइम तक होल्ड कर पाते हैं, जल्दी से मेल्ट नहीं करते हैं। द पाम ऑयल कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोडीजल ऑल्सो, जी हाँ, इसको लेकर काफ़ी चर्चा चल रही है, आपके सामने है। पाम ऑयल फॉर बायोफ्यूल राइजेज इन साउथ ईस्ट एशिया, ट्रॉपिकल इकोसिस्टम्स श्रिंक, यानी कि इसकी जो ये वाला यूजेज है ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और इसमें एक और चीज़ देखिए जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो ये है कि ऐसे सवाल अक्सर सही होते हैं। क्यों? क्योंकि क्या लिखा हुआ है, कैन लिखा हुआ है। कैन तो हो ही सकता है कि पाम ऑयल कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोडीजल, कैन की पॉसिबिलिटी को आपको कभी भी मारना नहीं है कि जी हाँ डेफिनेटली इस तरह की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो सेकंड एंड थर्ड ट्रू है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब बन जाता है। अगला सवाल, ये थोड़ा सा सवाल हटके है। ये सवाल उन बच्चों के लिए काफी आसान होगा जो कि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं RAS की, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। विद रेफरेंस टू इंडिया, दीदवाना, कुचामान, सरगोल एंड खाटू आर द नेम्स ऑफ। ना अगर मान लीजिए आप राजस्थान को बिलोंग करते हैं, आपको थोड़ी बहुत जानकारी भी है, आपको इतना मालूम होगा कि दीदवाना राजस्थान में है, आपको ये मालूम होगा कि खाटू भी राजस्थान में ही है, लेकिन दोस्तों ये मालूम होना कि ये एग्जैक्टली क्या चीज़ें हैं थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। ये मालूम पड़ गया कि दीदवाना खाटू राजस्थान में है, तो चलो आपने ऑप्शन नंबर ए को हटा दिया, ऑप्शन नंबर बी को भी हटा दिया, बट फिर भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं सी और डी में सर कि रामसर साइट्स हैं या सलाइन लेक्स हैं। अब रामसर साइट्स तो अधिकतर बच्चों को बाय हार्ट याद होती हैं कि भाई रामसर साइट्स इंडिया में कौन सी हैं, और हमको मालूम है कि इनमें से कोई भी यहाँ पे रामसर साइट नहीं है। इस पर्टिकुलर कॉमन सेंस वाले तरीके से, इस डिडक्शन वाले तरीके से भी आप ऑप्शन नंबर डी तक पहुंच सकते थे, अगर मान लीजिए आपको थोड़ी बहुत जानकारी भी है कि जी हाँ दीदवाना और खाटू जो है ये जो दो आपके एरियाज हैं ये आपके राजस्थान में देखने को मिलते हैं। हाँ, जो बच्चे RAS की तैयारी करते हैं उनको तो सीधा मालूम होगा कि ये बेसिकली सॉल्ट लेक्स हैं जो कि हमें इंडिया में देखने को मिल जाती हैं। अगला सवाल, ये अगेन थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला सवाल है। कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स, ये आपका अगेन एक क्वेश्चन ड्रेनेज का पूछा गया है। विच ऑफ द अबव राइज फ्रॉम द ईस्टर्न घाट्स, ब्रह्मानी, नगावली, सुवर्णरेखा, वंशधरा। दोस्तों हम जानते हैं कि सुवर्णरेखा आंसर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि सुवर्णरेखा शुरू होती है छोटा नागपुर प्लाटू से, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सीधा हो जाता है फॉल्स। सर ऑप्शन नंबर 3 फॉल्स हो गया तो ऑप्शन नंबर सी हट गया, ऑप्शन नंबर डी हट गया, बच गया ए और बी। ए और बी में क्या कॉमन है? ए और बी में कॉमन है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि नगावली। नगावली आपके सामने है, रिवर नगावली जिसका दूसरा नाम लांगुल्या है। इट इज वन ऑफ द मेन रिवर्स ऑफ सदर्न ओडिशा एंड नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश इन स्टेट्स इन इंडिया बिटवीन ऋषिकुल्या एंड गोदावरी बेसिन्स, यानी कि ये तो डेफिनेटली ट्रू है, ऑप्शन नंबर 2 तो डेफिनेटली ट्रू है। बच गई ब्रह्मानी और वंशधरा। अब ब्रह्मानी रिवर जो है बेसिकली ये दो नदियों के मिलने से बनती है, इसीलिए इसका कोई ओरिजिन पॉइंट एज सच नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाएगा फॉल्स, और बच गई वंशधरा। 1 फॉल्स है, 3 फॉल्स है, इसका मतलब सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। 2 and 4 ओनली विल बी योर करेक्ट आंसर। तो इसमें भी अगेन कॉमन सेंस लगानी थी आपको। कैसे? सुवर्ण रेखा से पहले एलिमिनेट किया हमने, उसके बाद हमने ब्रह्मानी के बारे में जो हम जानते थे कि जी हाँ ये दो नदियों के मिलने से बनती है, उससे भी हमने एलिमिनेट किया। फाइनली हमने बताया कि ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर बी 2 and 4 ओनली आपका सही जवाब बन जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? आंसर को डिड्यूस करना। इवन दो हमें आंसर अच्छे से नहीं मालूम था, बट फिर भी हमने आंसर को डिड्यूस कर लिया। नेक्स्ट चीज, very simple question. Consider the following statements. The Global Ocean Commission grants license for seabed exploration and mining in international waters. साफ गलत स्टेटमेंट है ये। आपको मालूम होना चाहिए कि इंटरनेशनल वाटर्स में सीबेड एक्सप्लोरेशन और माइनिंग करने के लिए लाइसेंस देने वाला जो संस्थान है वो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है, और हाल ही में इंडिया को भी इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के द्वारा लाइसेंस दिया गया था फॉर द सीबेड मिनरल एक्सप्लोरेशंस इन द इंटरनेशनल वाटर्स। 2-3 साल पहले की बात है, ठीक है। तो सेकंड सही है, थर्ड ऑब्वियसली सही है। रेयर अर्थ मिनरल्स आर प्रेजेंट ऑन द सी फ्लोर इन द इंटरनेशनल वाटर्स। जी हाँ, ये काफ़ी बड़ी आजकल रिसर्च चल रही है कि रेयर अर्थ मिनरल्स को हम लोग इंटरनेशनल वाटर्स से भी निकाल सकते हैं। 1 गलत हो गया आपका, आपको वैसे भी आपका आंसर मिल ही जाता है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आप बाकी तीनों को बड़ी आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं बेसिस ऑन ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब क्या है? ISA ग्लोबल ओशन कमीशन क्या था? ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ली गई पहल थी, 2013 से लेकर 2016 तक चलाई गई थी जागरूकता को बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल को लेके भी काफी बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, बट ये सवाल मेरे हिसाब से ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप? ये थोड़ा सा हटके सवाल है, इस तरह के सवाल पहले हमने नहीं देखे हैं यूपीएससी में। लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप का मतलब कि ऐसा कौन सा क्रॉप है जो कि बहुत ज्यादा पानी लेता हो,
ठीक है। अब हम सभी जानते हैं कि जो आपकी मिलेट्स होती हैं और जो ग्राम्स होती हैं ये तो ऑब्वियसली बहुत कम पानी लेती हैं, तो सी और डी को तो डेफिनेटली हटा दीजिए, यानी कि ये तो बहुत कम पानी में भी उग जाती हैं, यानी कि ये ड्रॉट कंडीशंस के अंदर भी उग जाती हैं। इसका मतलब कि सी और डी आपकी वाटर एफिशिएंट क्रॉप वाली, जो अगर हम कैटेगरी में देखेंगे तो ये तो बढ़िया क्रॉप्स हैं क्योंकि कम पानी से भी इनका काम चल जाता है। बच गया ए और बी, बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं ए और बी में। अब इसमें दोस्तों सनफ्लावर की जो रिक्वायरमेंट है वो लगभग 672 पर सीजन के आसपास की है, लेकिन अगर आप देखें शुगर केन की रिक्वायरमेंट 1500 से लेकर 2000 पर सीजन के आसपास की है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब बन जाएगा। यानी कि शुगर केन को चाहिए मैक्सिमम वाटर, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए विल बिकम योर करेक्ट आंसर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें अगेन कॉमन सेंस भी आप लगा सकते थे। आप जानते हैं कि शुगर केन कितना ज्यादा वाटर गजलिंग क्रॉप है, आपको मालूम होगा शुगर केन के लिए काफी ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, इसका मतलब कि वाटर एफिशिएंसी उसकी कम है। दोस्तों इस सवाल की बात कर लेते हैं। ये सवाल वैसे तो आसान है, लेकिन इसको बनाने का जो तरीका है एग्जामिनर का वो थोड़ा सा अलग है, और इसका मैं आपको सीधा सीधा स्टेटमेंट दिखाने वाला हूं। सविंदर सिंह के नाम से किताब आती है, जो कि अक्सर ज्योग्राफी ऑप्शनल के बच्चे जिसको रेफर करते हैं, उनकी एक किताब आती है ओशनोग्राफी के नाम से, जिसके अंदर से हमने स्क्रीनशॉट आपके सामने पेस्ट किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन द ट्रॉपिकल जोन द वेस्टर्न सेक्शंस ऑफ द ओशन आर वार्मर देन द ईस्टर्न सेक्शंस ओइंग टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड्स। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल ट्रेड विंड्स cause low temperature along the eastern margins of the oceans because they blow from the land towards the ocean, whereas these trade winds raise the temperature in the western margins of the oceans because of their onshore position। ये देखिए यही बात बोला गया है कि western section of the oceans are warmer than the eastern section owing to the influence of trade winds। इन्होंने आगे इसको कंटिन्यू भी किया है। Similarly, the eastern margins of the ocean in the middle latitudes have relatively higher temperature। ये देखिए टेम्परेट जोन में westerlies make the eastern sections of ocean warmer than the western sections because of the onshore position of westerlies। ये वाली स्टेटमेंट आपके सामने सीधी सीधी लिखी गई है। तो इसमें काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या ये इसका कारण होता है नहीं होता, बिकॉज बच्चे अक्सर इसको केवल और केवल ओशन करंट्स के साथ लिंक करते हैं, लेकिन हमें परमानेंट विंड्स के साथ भी इसको लिंक करना आवश्यक हो जाता है, जिसकी वजह से आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बनेगा। बोथ 1 and 2 बोथ द स्टेटमेंट्स आर गिवन वर्बेटिम फ्रॉम सविंदर सिंह ओशनोग्राफी की किताब। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। ये थोड़ा हटके सवाल है, इस तरह के सवाल हमने काफ़ी कवर किए थे इंस्टीट्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस हमारी क्लासेस में, लेकिन हमें इस तरह का सवाल देखने को नहीं मिला था। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज प्रिपरेशन फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर विलेज approach in India is a part of a project led by the Climate Change, Agriculture and Food Security and International Research Program. The project of CCAFS is carried out under consultative group on the ICE International Agricultural Research headquartered in France। दोस्तों ये देख लीजिए आपके सामने बेसिकली एक ग्रुप बनाया हुआ है CGIAR के नाम से। इसकी फॉर्मेशन आज से 50 साल पहले हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये मॉन्टपेलियर फ्रांस के अंदर लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर 2 डेफिनेटली सही है, ऑप्शन नंबर 1 भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चाहें तो जाके इसकी वेबसाइट को देख सकते हैं। ये देखिए क्लाइमेट स्मार्ट विलेजेस हैं जो कि शुरू करी गई हैं, CCAFS का रिसर्च प्रोग्राम है बाय CGIAR। और ये कहाँ पे काम करते हैं, ये दुनिया के इन सब इलाकों में काम करते हैं, पंजाब में, हरियाणा में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में और कर्नाटका में भी ये लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा दी ICRISAT जो कि आपको मालूम होगा इंडिया में एक जाना माना इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स इन इंडिया इज वन ऑफ द CGIAR's रिसर्च सेंटर्स। ये बात बिल्कुल यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब बन जाता है। समझ आ गई बात दोस्तों, 1, 2 and 3 आपका सही जवाब। आप देख सकते हैं यहाँ पर ICRISAT's रिसर्च फॉर डेवलपमेंट एजेंडा इज अचीव्ड थ्रू दी CGIAR रिसर्च प्रोग्राम ऑन ड्राई लैंड सिस्टम्स। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 भी आपका सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये 2 सवाल मेरे पर्सनल फेवरेट सवाल हैं इस पूरे के पूरे लेक्चर में, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो क्वेश्चंस हैं इनको बनाने का तरीका बड़ा अच्छा है। सवाल आसान है, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी से सवाल पूछे गए हैं, बायोज्योग्राफी से सवाल पूछे गए हैं, लेकिन पूछने का तरीका बड़ा डिफरेंट है। आपको मालूम होगा यूपीएससी नेचुरल वेजिटेशन को लेकर क्वेश्चन डेफिनेटली पूछती है, ठीक है ना। अब देखिए, लीफ लिटर डिकम्पोजेज फास्टर देन इन एनी अदर बायोम एंड एज अ रिजल्ट द सॉइल सरफेस इज ऑफन ऑलमोस्ट बेयर। भाई आगे अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे ना तब भी जवाब दे देंगे। वैसे अगर पढ़ना चाहते हैं, आगे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड दिया हुआ है। सबसे ज्यादा फास्टेस्ट डिकम्पोजिशन कहाँ होती है? लीफ लिटर का डिकम्पोजिशन सबसे ज्यादा फास्ट कहाँ होगा? सिंपल सी बात है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर ही तो होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब मिल जाता है आपको, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव द ऑप्टिमम कंडीशंस ऑफ मॉइस्चर एंड टेम्परेचर, कॉन्सिक्वेंटली द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी हाई। उसके बाद अगर फिर भी आपको डाउट है कि शायद मे बी कोई और फॉरेस्ट हो सकता है, अपार्ट फ्रॉम ट्रीज द वेजिटेशन इज लार्जली कंपोज्ड ऑफ प्लांट फॉर्म्स दैट रीच अप टू
into the canopy vicariously by climbing the trees or growing as epiphytes। एपीफाइट्स क्या होते हैं? जब एक पौधे के ऊपर दूसरा पौधा उगता है। ये वाला जो फिनोमेना है ये भी आपको मेनली रेन फॉरेस्ट में ही देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर डी आपका प्रूव हो गया कि यही आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफी अच्छे तरीके से बनाया गया है सवाना को लेकर। सवाना के बारे में हम लोग जो जानते हैं वो ये जानते हैं कि सवाना के अंदर आपको ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं और आपके जो पेड़ होते हैं ये स्कैटर्ड होते हैं, बट एक्सटेंसिव एरियाज हैव नो ट्रीज। द फॉरेस्ट डेवलपमेंट इन सच एरियाज इज जनरली केप्ट इन चेक बाय वन और मोर और अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम कंडीशंस। बेसिकली सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि भाई ग्रासलैंड हमें मालूम है, हमें ये मालूम है कि छोटे छोटे पेड़ होते हैं जो कि फैले हुए होते हैं, एक जगह पे नहीं होते। आप हमें ये बताइए कि इसके अलावा और कौन सी विशेषताएं हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सच कंडीशंस। क्या यहाँ पर आपको बरोइंग एनिमल्स एंड टर्माइट्स देखने को मिलते हैं? क्या यहाँ पे आपको फायर देखने को मिलती है? क्या यहाँ पे आपको हर्बीवोर्स देखने को मिलते हैं? क्या यहाँ पे आपको सीजनल रेनफॉल देखने को मिलती है? सॉइल प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है? अब देखिए अगेन बड़ा ही सिंपल सवाल है। सवाना के बारे में आपको मालूम होगा कि यहाँ पर फायर जो है काफी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है, तो केवल ऑप्शन नंबर 2 भी आपको मालूम होता तब भी सर आप सही जवाब पे पहुंच जाते। देखिए ऑप्शन नंबर ए एंड सी बच गया, ठीक है, केवल ए और सी बच गया। ए और सी के साथ आपको देखना है कि हर्बीवोर्स भी तो होंगे ही होंगे, हर्बीवोर्स तो होते ही हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब बन गया। 2, 3 एंड 4 फायर है, रेनफॉल काफी कम पड़ती है, ऑलमोस्ट ड्रॉट लाइक कंडीशंस आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन साथ में हर्बीवोर के बेसिस पर भी आप यहाँ पे जवाब दे सकते थे कि 2 और 3 तो डेफिनेटली सही आंसर है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो ट्रिकी कहूंगा, डिफिकल्ट नहीं कहूंगा, इतनी जानकारी आपको होनी बनती है। विद रेफरेंस टू दी वाटर ऑन द प्लैनेट अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इनफैक्ट हर किसी को ये मालूम होता है कि ओशंस के अंदर पूरे के पूरे धरती का सबसे मैक्सिमम पानी है, 97% के आसपास जो पानी है वो ओशन के अंदर है। दूसरे नंबर पर पानी आता है आइस कैप्स और ग्लेशियर्स में, तीसरे नंबर पर पानी आता है ग्राउंड वाटर में, चौथे नंबर पर फ्रेश वाटर लेक्स में और 5वें नंबर पर आता है इनलैंड सीज और सॉल्ट लेक्स में। अब देख लीजिए, अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर्स एंड लेक्स इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। कैसे पॉसिबल है? रिवर्स और लेक में पानी कम है, ग्राउंड वाटर में पानी ज्यादा है, यानी कि ये हो गया आपका फॉल्स। अमाउंट ऑफ वाटर इन पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। ये बात बिल्कुल ट्रू है, यहाँ पर आपका पानी ज्यादा है, यहाँ पर कम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब बन जाता है। अगला सवाल, इसको लेकर भी काफी बच्चे कंफ्यूज हुए हैं, काफी सारी डाउट्स हमारे पास आई हैं क्वेश्चन नंबर 63 को लेकर। मोरिंगा इज अ लेग्यूमिनस एवरग्रीन ट्री। दोस्तों मोरिंगा ये बात बिल्कुल सही है कि एक लेग्यूम है, ये बात बिल्कुल सही है कि एवरग्रीन ट्री है। ऑप्शन नंबर 1 डेफिनेटली एक ट्रू स्टेटमेंट बना हुआ है। टैमरिंड ट्री इज एंडेमिक टू दी साउथ एशिया, ये सवाल सीधा सीधा गलत हो गया है। ये हर किसी को एक फैक्ट की बात मालूम है कि टैमरिंड ट्री जो होता है दिस इज बेसिकली इंडिजिनस टू ट्रॉपिकल अफ्रीका, तो ऑप्शन नंबर 2 डेफिनेटली गलत है। देखिए 1 सही है, 2 गलत है। 1 सही है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। 2 गलत है, ये नहीं हो सकता। 2 गलत है, ये नहीं हो सकता। आपको आपका जवाब मिल गया ऑप्शन नंबर सी। 1 सही है, 2 गलत है, 1 सही है, 2 गलत है, तो आप कितनी आसानी से अपने जवाब पे पहुंच गए। बच्चे कंफ्यूज बेसिकली इसलिए हुए बिकॉज थोड़ा सा ऑप्शन नंबर 4 में कंफ्यूज हो गए कि एक तरफ तो कहा जा रहा है कि टैमरिंड ट्री एंडेमिक नहीं है साउथ एशिया को, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि इंडिया टैमरिंड और सीड्स ऑफ मोरिंगा को एक्सपोर्ट करता है। तो जी हाँ, इंडिया टैमरिंड को भी एक्सपोर्ट करता है और मोरिंगा सीड्स को भी एक्सपोर्ट करता है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर नहीं करता है, करता जरूर है। इंडिया में मोस्टली जो आपको इमली मिलती है दैट इज कलेक्टेड एज द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब बन जाता है। अगेन केवल अगर आप 1 और 2 को भी आपके पास जानकारी होती तो आप यहाँ पे जवाब सही दे सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, जो कि सबसे इजी क्वेश्चन कहूंगा मैं इस पूरे के पूरे ज्योग्राफी में। पहले भी काफी आसान सवाल आया था, ये भी काफी आसान है। द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म्ड ड्यू टू दी वेदरिंग ऑफ, ठीक है, हर किसी को मालूम है, फिशर वॉल्केनिक रॉक। द ब्लैक इसका जो पेरेंट सॉइल होता है, पेरेंट मटेरियल होता है, दैट इज दी वॉल्केनिक रॉक, जिसके बेसिस पर आपका ब्लैक सॉइल पैदा होता है। तो सिंपल ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि हमने कहीं पे गलती करी है या गलती हुई है, प्लीज हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, हम उसको ठीक करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। बताना चाहूंगा कि पूरे के पूरे प्रीलिम्स के एनालिसिस कल को फिर से स्पेशल क्लास प्लेटफॉर्म पे होने वाली है, आपको वहां पे जुड़ना नहीं भूलना है। इसके अलावा अगर आप लोग कहीं पर भी तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी की अनअकैडमी के ऊपर से या किसी और एग्जाम की, तो अनी यूपीएससी कोड इस्तेमाल कीजिए, मेरी आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगी और ये सारे बेनिफिट्स आपको भी अवेलेबल करवाए जाएंगे, ये कोर्सेज अवेलेबल करवाए जाएंगे। इसके अलावा मेरे द्वारा कोर्स भी आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। कॉम्बैट में जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलना ऑन द कमिंग संडे। इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे